जेठ बाहर मुल्क नौकरी करते थे और जेठानी की डिलीवरी का वक्त करीब था, इसलिए रोज रात में जेठानी के साथ सोती। जेठानी भी बहुत ख्याल करती और प्यार से सर में सहलाती रहती। उसके सहलाने से मैं जल्द नींद में चली जाती। जब सुबह उठती तो कपड़े गंदे होते। जेठानी नया सूट देकर कहती, तुम बहुत अच्छी हो। अब मुझे जेठानी पर शक होने लगा था। जब ही एक रात कमरे में कैमरा लगा दिया। जब अगले दिन देखा तो होश उड़ गए कि मुझे बेहोश करके जेठानी मेरा नाम रुमैसा है। मेरा ताल्लुक शोरकोट से है। हम 2 बहनें हैं और एक भाई है। जिंदगी में हमेशा मैं खुद को कैसे पीछे करके और रिश्तों को आगे करके जीती रही। आए आपको अपनी कहानी सुनाती हूँ। मेरी बेटी की शादी हो गई कुछ दिन पहले। आज सोचा माजी को दोहराने की कोशिश करती हूँ। अब्बा ने कहा था, रुमैसा तुम्हारा निकाह ज़ीशान हैदर के साथ ही होगा और ये मेरा आखिरी फैसला है। दादी ने कहा, हम गरीब लोग हैं, कल कला को छोड़ ना दे, इसीलिए हक महर उसकी हैसियत से भी ज्यादा लिखवाओ। अब वो लोग मजबूर हैं, जो हम चाहेंगे वो लिखेंगे। और दादी कुछ कहें और अब्बा ना मानते, ये तो हो ही नहीं सकता था। 10 लाख रुपए हक महर लिखवाया गया था। मैं रो रो कर हलकान थी। मुझे अभी शादी नहीं करनी थी और अब्बा जब कोई फैसला कर लेते थे तो फिर किसी की नहीं सुनते थे। ना किसी की जुर्रत थी अब्बा के किसी फैसले से इख्तिलाफ कर सके। मुझे दुल्हन बना दिया गया, ऐसी दुल्हन जिसके दिल की खुशी इस रिश्ते में शामिल नहीं थी। मेरा सर झुक गया था। मजबूरी, अब्बा की अना और इज्जत के आगे। मौलवी साहब मुझसे पूछ रहे थे और मेरा दिल कह रहा था, रुमैसा भाग जा, ये सब तुझे उजाड़ने के लिए है। मौलवी ने फिर से दोहराया, क्या आपको कबूल है? अल्फाज थे या मेरी मौत का फरमान। मेरे आंसू मेरे पल्लू में जज़ब हो रहे थे। मौलवी ने फिर से कहा, निकाह कबूल है। अब्बा की खुशी की खातिर मैंने सर हाँ में हिला दिया। पास बैठी दादी के वजूद पर नजर डाली, जो उम्मीद भरी नजरों से मुझे ही देख रही थी। मैंने अपनी आंखें बंद की तो एक मुस्कुराता हुआ चेहरा आंखों के सामने आया। बेइख्तियार दिल ने दुआ की कि काश ये सब डरावना ख्वाब होता, काश मैं कोई ख्वाब देख रही होती और आंख खुलने पर वो ख्वाब टूट जाता। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। ना ही ये कोई झूठ था और ना ही कोई डरावना ख्वाब। ये एक हकीकत थी, ऐसी तलख हकीकत थी मेरे लिए, जिसे कबूल करना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। बेइख्तियार दिल ने बगावत की थी, लेकिन मुझे लगा सब कुछ मेरे हाथ से निकल चुका है। मैं खाली हाथ हूँ, ऐसा फकीर जिसे खैरात नहीं मिलती और वो फिर भी खैरात की आस में कशगोल फैलाए रहता है। मेरी रूह कहीं भटकी हुई थी। किसी का चेहरा मेरे जीने की वजह था। उसे तो ये पता भी नहीं था कि कोई उसके ख्वाब सजाए अपनी जिंदगी उसके नाम कर चुका है। मैंने कुछ फासले पर बैठी अपनी माँ को देखा था, जो सर झुकाए मेरे साथ रो रही थी। इसकी सारी जिंदगी भी अब्बा के सामने ऐसी ही गुजरी थी। वो भी ऐसी औरत थी जो जबरदस्ती मेरी अब्बा की जिंदगी में शामिल कर दी गई थी। अब्बा ने बेइख्तियार अल्लाह का शुक्र अदा किया और कहने लगे, शुक्र है मेरे कंधों से एक जिम्मेदारी का बोझ कम हुआ। मुझे इस शख्स की जुदाई ने तोड़ कर रख दिया था। ये नहीं था वो मुझसे दूर था, मेरा उससे खून का रिश्ता था, खानदान से था वो। सब कुछ मुमकिन था, लेकिन कुछ फैसले करने में हम देर कर देते हैं। मैंने भी देर कर दी थी। माँ को जब ये सब बताया तब तक अब्बा इस बारे में फैसला कर चुके थे। ज़ीशान भी मेरा कज़न था जो मेरी बड़ी बहन को पसंद करता था, लेकिन मेरी बहन ने वो फैसला किया जिसके बाद मुझे ये सब करना पड़ा। मेरी बहन किसी को बताए बगैर ही इस शख्स से निकाह कर चुकी थी, जिसके ख्वाब मैंने देखे थे। निकाह करके घर आ गई थी। मैं तो उस दिन ही मर गई थी। मेरे अब्बा ने कहा कि इस घर के दरवाजे मेरी बहन के लिए हमेशा के लिए बंद हो गए हैं। वो मर गई है हमारे लिए। इसका इस घर से और घर के किसी फर्द से कोई रिश्ता नहीं। जिस दिन मेरी बहन का ज़ीशान से निकाह था, उसी दिन मुझे ज़ीशान का कर दिया गया। मैं एक शख्स की जिंदगी में जबरदस्ती शामिल कर दी गई थी। हम बहनें 2 दिन दूर नहीं रही थीं और अब 2 माह मैंने उसके बगैर गुजारे थे। लेकिन ये एहसास ही बहुत था कि वो जहाँ भी है खुश है, जिंदा तो है, मिल भी जाएंगे एक दिन। मेरी मोहब्बत मैंने उस दिन दफन कर दी जब मेरा निकाह हो गया था, और अब वो शख्स जिससे मोहब्बत थी वो भी मेरा नहीं था। मेरे पास कोई हक नहीं था। अब ज़ीशान का एक बड़ा भाई और 2 बहनें ही थीं। वालदैन का इंतकाल छोटी उम्र में ही हो गया था।
جن کے والدین نہیں رہتے، زندگی انہیں جلدی سمجھدار کر دیتی ہے۔ ذیشان کے بڑے بھائی اور بھابھی نے ہی ذیشان اور اس کی بہنوں کی تربیت کی تھی۔ ذیشان کی بڑی بہن چھوٹی کے مقابلے میں زیادہ اچھی اور سمجھدار تھی۔ میری اس سے جلدی دوستی ہو گئی تھی۔ وہ بہت خوبصورت تھی، اس لیے 17 سال کی عمر میں ہی ان کے خالہ کے بیٹے سے اس کی منگنی ہو گئی تھی۔ ذیشان کی زندگی میں شامل ہو کر اس گھر کی ساری ذمہ داری مجھے نبھانی تھی۔ میں اس کی بہنوں کا خیال رکھتی، گھر کے سارے کام بھی کرتی۔ میرے خوابوں نے میرا پیچھا کیا۔ میں نے بہت مشکل سے اپنی جان چھڑائی تھی۔ ماضی کی یادیں میرے دل پر دستک دیتی، لیکن میں نے نظروں سے اوجھل کر دیا تھا سب یادوں کو۔ دل سے بھلا دینا چاہا تاکہ کوئی بھی بات میری ازدواجی زندگی پر اثر انداز نہ ہو، میرے شوہر کی عزت پر کوئی حرف نہ آئے۔ میں اس کی بہنوں کے معاملے میں بھی یہی سوچتی تھی، کوئی ان کی طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھے۔ شوہر سے محبت ہو تو اس کے رشتوں سے بھی محبت ہو جاتی ہے۔ میرے رشتے میں محبت تو نہیں تھی، لیکن عزت تھی، اور یہی عزت میں اپنے شوہر کے رشتوں کو دیتی تھی، ان کا دل و جان سے خیال رکھتی تھی۔ ذیشان کی بڑی بہن نے ایم اے کر لیا تھا، ہم لوگ اس کا رشتہ ڈھونڈ رہے تھے۔ ایک دن وہ میرے پاس آئی اور بولی کہ بھابھی آپ سے ایک بات کرنی ہے، میرا کزن ہے، میں اس کو پسند کرتی ہوں، لیکن بڑی بھابھی نہیں مانی، آپ میری مدد کریں، مجھے آپ کی ضرورت ہے، میرا ساتھ دیں۔ میرے دل کے زخم پھر سے ادھڑنے لگے۔ اس دن میں نے اپنی نند کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا۔ میں نہیں چاہتی تھی جیسے میرے خواب ٹوٹے ایسے کسی اور کے بھی ٹوٹیں۔ میں نے طریقے سے سارا معاملہ سنبھال لیا۔ وہ لوگ ہمارے گھر رشتہ مانگنے آئے۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ لڑکا اچھا ہے، ہمیں اس کے لیے ہاں کر دینی چاہیے، پھر اپنے ہیں، آپ کی بہن اپنوں میں رہ جائے گی، باہر پتہ نہیں کیا حالات ہوں، کیسے لوگ ہوں۔ وہ پہلا فیصلہ تھا جس میں میرے شوہر نے میرا ساتھ دیا، مجھ پہ بھروسہ کیا، اور پھر دونوں ہی فیملیز کی رضامندی سے رشتہ ہو گیا۔ یہاں میری نند کا رشتہ ہوا۔ وہ لڑکا اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھا۔ فیملی میں صرف وہ اور اس کے والد ہی تھے۔ ماں کچھ عرصے پہلے فوت ہو گئی تھی۔ وہ لوگ بہت اچھے تھے۔ میری نند کو ایڈجسٹ کرنے میں کسی بھی طرح کی مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ میری نند کے سسر اسے بیٹی کا درجہ دیتے تھے۔ وہ اپنے گھر میں بہت خوش تھی۔ میں مطمئن تھی کہ چلو میرے شوہر ایک ذمہ داری سے فارغ ہو گئے، لیکن کیا پتا تھا کیا ہوگا۔ میری چھوٹی نند میرے بھائی کو پسند کرتی تھی۔ مجھے یہ بات میری شادی سے پہلے سے پتا تھی، لیکن اس معاملے میں بھی پیچھے ہٹ گئی تھی۔ ہم ہمیشہ کسی کے لیے اچھے نہیں ہوتے، کسی کی کہانی میں اچھے ہوتے ہیں تو کسی کی کہانی میں ہمارا کردار برا ہوتا ہے۔ میرے اس بھائی نے میری بے لوث محبت کو بھی اس لڑکی کی وجہ سے ٹھکرا دیا تھا۔ انہوں نے اس لڑکی کے لیے مجھے چھوڑا، ہر رشتہ ختم کر لیا تھا، کیونکہ میں ان کے رشتے کے خلاف تھی، کیونکہ میں اپنی ایک دوست کو اپنے بھائی کے لیے پسند کر چکی تھی۔ میری ماں بھی راضی تھی، لیکن میرے بھائی کو وہ پسند نہیں تھی۔ اپنے خوبصورت رشتوں کو پیچھے چھوڑنے کا دکھ ہمیں اندر ہی اندر کھائے جا رہا ہوتا ہے۔ اپنوں کی نفرت ہمیں دن بدن موت کے قریب لے جاتی ہے۔ خوشیاں دور بھاگنے لگتی ہیں۔ اپنوں کے بغیر کیسی خوشیاں؟ میں نے سب کچھ اپنوں کے لیے قبول کیا تھا، اپنوں کو ساتھ رکھنے اور ان کی خوشی کے لیے اپنی خوشیوں کو قربان کر دیا تھا۔ مجھے بدلے میں کیا ملا تھا؟ کچھ بھی نہیں۔ میرا بھائی مجھ سے نفرت کرتا تھا، مجھے خود غرض کہتا تھا، کیونکہ اب میرے اور ذیشان کے گھر والے اس رشتے کے لیے راضی نہیں تھے، اور اسے لگتا تھا کہ یہ سب میں نے کیا ہے۔ شادی کے 2 سال بعد میرے ہاں بیٹی پیدا ہوئی۔ اس کی پیدائش نے میری زندگی کو بدل کے رکھ دیا۔ میں نے اپنے آپ کو اپنی بیٹی تک محدود کر لیا۔ سارا دن اس کا خیال رکھنا، اس کے کام کرنا، اس کے ساتھ دن کیسے گزر جاتا پتہ بھی نہ چلتا۔ میں نے اپنی ممتا کی محبت کو اپنی بیٹی کی محبت سے بھر لیا تھا، اور اب کم ہی اپنی تکلیفوں کو محسوس کرتی تھی۔ وقت نہیں تھا پیچھے دیکھنے کا، اور وقت اڑ رہا تھا۔ جب میرے بھائی کو میری بیٹی کی پیدائش کا پتہ چلا تو وہ آیا۔ اماں ابا بھی اس کے ساتھ ڈھیر سارے تحائف لے کے گھر آئے تھے۔ میں بہت خوش تھی اس دن۔ مجھے اپنی بہن یاد آئی۔ اس کے 2 بچے تھے، لیکن نہ انہیں اجازت تھی ہم سے ملنے کی، اور نہ ہی ہمیں اجازت تھی کہ ہم اس سے رابطہ رکھیں۔ اس معاملے میں ابا آج بھی وہیں قائم تھے۔ میں خوش اخلاقی سے ملی اور امی کے گلے لگ کر بہت روئی۔ میرے ابا اور بھائی نے مجھے کہا کہ انہیں مجھ سے کوئی گلہ نہیں، وہ بہت خوش ہیں۔ میں نے سسرال میں ان کی تربیت کی عزت رکھی تھی۔ خاندان میں سبھی میری تعریف کرتے تھے کہ بیوی ہو تو ذیشان کی بیوی جیسی ہو،
लेकिन मैं क्या बताती कि आप अच्छे हैं, ये साबित करने के लिए खुद को मारना पड़ता है। मेरा दिल बहुत चाहता मैं अपनी बहन से मिलूं। एक दिन मैंने उसे घर बुलवा लिया। मेरी बेटी को देखकर वो बहुत खुश हुई। हम बहनें देर तक गले लगकर रोती रहीं, गिले शिकवे किए। मेरी बेटी को मेरी बहन का छोटा सा बेटा बहुत पसंद आया था। वो था भी बहुत प्यारा। दोनों साथ खेल रहे थे। हमने सोचा कि अगर वक्त हालात ने साथ दिया तो इनको साथ कर देंगे ताकि हम बहनें फिर से साथ रह सकें। इस दिन हम दोनों बहनों ने सारा दिन साथ गुजारा, लेकिन मैंने महसूस किया कि मेरी जेठानी मेरी बहन से ना मिलने आई और ना ही साथ बैठी। ज़ीशान और उसकी भाभी को मेरी बहन का मेरे घर आना अच्छा नहीं लगा था और मुझे बहुत बातें सुनाकर ज़ीशान घर से चला गया था। मेरी जेठानी मेरे पास आई और कहा कि मेरे देवर को तो तुम्हारी कदर नहीं है, बेफैज शख्स है। मुझे इस वक्त एक हमदर्द की ज़रूरत थी। मैं भी अपनी जेठानी के गले लगकर रोने लगी। उसने मुझे प्यार से समझाया कि जब तुम्हारा शौहर आए तो उससे बात नहीं करो, उसे एहसास होने दो अपनी गलती का। तुम्हारी बहन है, इसका हक है तुमसे मिले। ये कौन होता है तुम्हें रोकने वाला? लेकिन मैं उस वक्त अपनी जेठानी की बातों में ये भूल गई कि मेरी बहन ज़ीशान की मंगेतर थी। उसने ज़ीशान को छोड़कर घर से भागकर उस शख्स से शादी की थी जिससे मैं मोहब्बत करती थी। मैंने सारा कसूर अपने शौहर के खाते में डाल दिया और कई रोज तक अपने शौहर से बात नहीं की। लेकिन किसे पता था एक क़यामत टूटने वाली है। मेरी बड़ी नंद हमेशा के लिए घर आ गई थी। उसके शौहर ने उसे तलाक देकर दूसरी शादी कर ली थी। ज़ीशान इस सब का जिम्मेदार भी मुझे ठहराता था। मैंने उस पर भी सब्र किया और अपने रब से अपने लिए रहम की दुआ करने लगी। वक्त पर लगा कर उड़ रहा था, लेकिन मेरी मुश्किलों और तकलीफ़ों का कोई किनारा नज़र नहीं आ रहा था। ज़ीशान का कारोबार ठप होके रह गया। उसने जॉब शुरू कर दी। उसके बाद भी कोई परेशानी कम नहीं हुई। मेरी जेठानी अपना अलग पकाने लगी थी। उसका शौहर बाहर था। उसे लगा उस वक्त भी हमारे साथ रही तो हमारा खर्च उठाना पड़ेगा। बात फाकों तक जा पहुंची थी। घर के बिल और दूसरे अखराजात ने कमर तोड़ के रख दी थी। मेरी बेटी की ज़रूरियात थी, वो आदी थी आसाइशों की, लेकिन हम उसके लिए कुछ नहीं कर पा रहे थे। ज़ीशान की जॉब से घर बड़ी मुश्किल से चल रहा था। मैं, मेरी बेटी, दो मेरी नंदें, हम सबका बोझ ज़ीशान के कंधों पर ही था। मेरी बड़ी नंद एक दिन कहने लगी, वो एमए पास है, कोई ना कोई प्राइवेट नौकरी मिल ही जाएगी। ज़ीशान ने उससे मना कर दिया, लेकिन वो बाज़िद थी। उसे अपना और अपनी बेटी का बोझ खुद ही उठाना चाहिए। वो जॉब ढूंढने लगी थी। कुछ दिन में उसे एक अस्पताल में नर्स की जॉब मिल गई थी। अब वो सुबह को जाती और शाम को लौटती। कभी कभी उसकी रात की ड्यूटी होती थी। उसकी बेटी सारा दिन मेरे पास होती। मेरी जेठानी अब बंद समर कर रहती और हमें महसूस करवाती कि पैसा ही सब कुछ है। मेरी नंदें उससे कम ही बोलचाल रखती थी। मेरी बड़ी नंद तो कई कई दिन उसके पोर्शन में न जाती। मेरी जेठानी मेरे जेठ के जाने के बाद ज्यादा ही आज़ाद हो गई थी। जब दिल चाहता जहाँ दिल चाहता चल पड़ती। ज़ीशान से कहकर एक सीढ़ी अलग से अपने पोर्शन की बनवा ली थी जो बाहर की तरफ जाती थी। ज़ीशान ने कहा कि इसकी क्या ज़रूरत है, तो कहने लगी मुझे एक कमरा किराए पर देना है। ज़ीशान ने भी ज्यादा कुछ न कहा। अब वो रात को भी देर से घर लौटती। हम में से कोई उसे कुछ न कहता। मेरी छोटी नंद वो बिल्कुल अपनी बड़ी बहन से मुख्तलिफ थी। मेरी बड़ी नंद शुरू से ही सादगी और संजीदगी में रहती थी, लेकिन छोटी नंद को मेकअप और फैशन का बहुत शौक था। उसने ग्रेजुएशन भी बड़ी मुश्किल से पास किया और अब ज़ीशान ने कहा था कि वो उससे मजीद नहीं पढ़ा सकता और ना घर के हालात ऐसे थे कि वो अपनी बहन की पढ़ाई का खर्च उठाता। ज़ीशान की ये वाली जॉब भी ख़त्म हो गई थी। हम बहुत परेशान थे। ज़ीशान पर चोरी का झूठा इल्ज़ाम लगाकर दफ्तर से फारिग कर दिया गया। नौकरी और इज्जत दोनों चली गईं। इसी वजह से सारा घर परेशानी का शिकार था और एक दिन उनके कमरे से सिगरेट की डिब्बी मिली। ज़ीशान सिगरेट नहीं पीता था, लेकिन अब उसने सिगरेट पीना शुरू कर दी। वो बहुत परेशान था। मैंने और उसकी बहनों ने बहुत समझाया कि हम उसके साथ हैं, वो फिक्र न करे, बहुत जल्द सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेरी छोटी नंद कुछ दिन पहले बाज़िद थी, उसे एडमिशन लेना है आगे, लेकिन अब चुप थी। वो भी समझ गई थी कि अब सबको मिलकर ही इस मुश्किल से निकलना है। मैंने उसे तसल्ली दी कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, जैसे ही हालात बेहतर होते हैं हम उसे आगे पढ़ाएंगे। कहने लगी, भाभी मुझे गिला नहीं है, न आपसे न भाई से। आप लोगों ने तो माँ बाप बनकर हमें पाला है और भाई तो वो है
जो माँ बाप के बाद अपनी बहनों को दुनिया की हर खुशी देने के लिए खुद की ज़ात तक भूल गए, खुद को कमाने में इतना मसरूफ किया ताकि हमारी ज़रूरियात पूरी होती रहें। दूसरे भाई जो बड़े हैं वो तो भूल ही गए हैं कि घर की भी कोई जिम्मेदारी है। सब कुछ ज़ीशान भाई के कंधों पर डाल गए, सारी जिम्मेदारियां घर की भी और हम बहनों की भी। हमसे माँ बाप का साया तो छिन गया, लेकिन ज़ीशान भाई की वजह से दिन ब दिन जिंदगी हमें जिंदगी लगने लगी। इस दिन मुझे अपने शौहर पर फख्र महसूस हुआ था। मेरा शौहर एहसास करने वाला था और रिश्ते निभाना जानता था। मेरा जेठ वापस आ गया था। सब घर वाले बहुत खुश थे, लेकिन उसे बेगम के नाज नखरों से फुर्सत नहीं मिली। खानदान में दावतें हो रही थीं, कभी कहीं होते और कभी कहीं। 2 माह कब गुजर गए पता नहीं चला। उसके जाने के बाद मेरी जेठानी का रवैया अचानक से हम सब से बदल गया। वो अब हमारे पास आती और कुछ देर हंसते मुस्कुराते साथ बातें करती रहती, बच्चों से भी प्यार करती। मेरी जेठानी की शादी को 20 साल हो गए थे, उसकी औलाद नहीं थी। अब उसके यहाँ बच्चा होने वाला था। सब घर वाले खुश थे। इतने अरसे बाद अल्लाह ने उसकी सुन ली थी। वो कुछ दिन से कहती थी कि उसे अकेले डर लगता है। मैंने अपनी नंदों से कहा कि उनमें से एक उसके पास सो जाया करे, लेकिन वो न मानी। एक दिन मेरे शौहर ने कहा कि तुम ही भाभी का कुछ दिन साथ दो, उनका ख्याल रखो। जेठानी की डिलीवरी का वक्त करीब था, इसलिए रोज रात में जेठानी के साथ सोती। जेठानी भी बहुत ख्याल करती और प्यार से सर में सहलाती रहती। उसके सहलाने से मैं जल्द नींद में चली जाती। जब सुबह उठती तो कपड़े गंदे होते। जेठानी नया सूट देकर कहती, तुम बहुत अच्छी हो। अब मुझे जेठानी पर शक होने लगा। जब ये एक रात कमरे में कैमरा लगा दिया, जब अगले दिन देखा तो होश उड़ गए कि मुझे बेहोश करके जेठानी मेरा सर सहलाने लगी। और फिर कुछ देर बाद वो एक बोतल से कुछ मुझ पर छिड़कने लगी और फिर बेड के गिर्द चक्कर काटने लगी और साथ साथ कुछ पढ़ रही थी। और उस वक्त मेरे पाँव से ज़मीन निकल गई जब मेरी जेठानी ने एक शॉपर से कुछ मट्टी निकाल ली और मुझ पर फेंकने लगी थी। मैंने सब कुछ ज़ीशान को दिखाया। वो गुस्से में ऊपर पोर्शन में गया और मेरी जेठानी से पूछा कि ये सब क्या है। मेरी जेठानी पहले मुकर गई और फिर जब ज़ीशान ने सबके सामने सबूत दिखाए तब उसे पता चला कि अब फरार और झूठ का फ़ायदा नहीं। उसने बताया कि उसकी औलाद जिंदा नहीं रहती थी। पहले भी 2 बच्चे 7वें महीने से पहले ही पेट में मर जाते हैं। इस बार उसने आमिल से राब्ता किया। उसने पानी दिया पढ़ के और कहा कि किसी औरत के पाँव की मट्टी उठा लो। मैं अपनी देवरानी को ले गई। उसने जादू किया और कहा कि अब वो माँ नहीं बन सकेगी। इसकी कोख पर बंदिश करके तुम्हारी कोख की बंदिश ठीक कर दी है। हम सब हैरान थे कि वो किन चक्रों में पड़ गई थी। ज़ीशान ने पुलिस से राब्ता किया और इस आमिल को गिरफ्तार करवा दिया। मेरे जेठ को सब कुछ बताया कि उसकी बीवी किन चक्रों में है। वो बाहर बैठा कमा रहा है और बीवी आमलों की जेबें भर के अपनों की जान की दुश्मन बनी हुई है। उन्हीं दिनों मेरी जेठानी बीमार हो गई। खासी परेशानी की बात थी। फिर एक रोज हम उसे अस्पताल ले गए। मुसलसल बीमार रहने की वजह से अस्पताल मुंतकिल करना पड़ा। वहां पर डॉक्टर ने बताया कि उनकी कोशिश के बाद भी वो इस बच्चे को नहीं बचा सकेंगे। ऑपरेशन करके मेरी जेठानी को तो बचा लिया गया था, लेकिन बच्चा नहीं बच सका था। अब वो रोती रहती। हम सबसे माफ़ी मांगते। उसे उसके सलूक की वजह से ये सज़ा मिली। इतने साल बाद ये खुशी मिली थी, वो भी उससे छिन गई थी। अपनी औलाद और वाहिद खुशी को खोने के बाद उसकी आंखें खुल गई थीं। और फिर एक दिन पता चला कि मेरे जेठ ने बाहर शादी कर रखी है। हम लोगों को मेरी जेठानी की तबीयत का पता था। वो अब भी सदमे से बाहर नहीं निकली थी, लेकिन बहालते मजबूरी बताया। हमें लगता था उसे पता होना चाहिए। अब उसकी सेहत दिन ब दिन गिरती जा रही थी। हम सब परेशान थे उसकी वजह से। हमें ये यकीन था कि अगर मेरे जेठ वापस आ जाते, उसे समझाते, तसल्ली देते तो सब ठीक हो जाता। उनकी बेवफाई और औलाद के गम ने मेरी जेठानी को और बीमार कर दिया था। एक दिन मेरी जेठानी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। मैं उसे लेकर अस्पताल पहुंची तो अपनी छोटी नंद को कहा कि बच्चों का ख्याल रखे। मेरी बड़ी नंद को जैसे पता चला, हमारे पास पहुंच गई। मेरी जेठानी की हालत पर वो भी बहुत दुखी थी। मैंने अपनी बेटी की जिम्मेदारी अपनी नंद को सौंपी और 3 दिन तक अपनी जेठानी की अस्पताल में देखभाल की। वो मुझे देखकर शर्मिंदा होती थी, बार बार माफ़ी मांगती थी। मैंने उसे कहा कि जो होना था हो गया, अब खुद को इस सब में से निकाले। मेरे भाई को फिलहाल अपनी मोहब्बत के अलावा और कुछ नज़र नहीं आ रहा था। इसके सोचने समझने की सलाहियत ही ख़त्म हो गई थी। वो इस सारे मसाइल में ये भूल गया था
کہ हम सब इस वक्त किस मुश्किल में थे। उसे सिर्फ मेरी छोटी नंद से जल्द अज जल्द शादी करना थी और मेरी नंद भी ये भूल गई कि उसकी मंगनी उसका भाई अपने दोस्त से करने का सोच चुका था। ठीक एक हफ्ते बाद वो लोग मंगनी के लिए हमारे घर आने वाले थे, जहाँ पिछले 2 साल से ज़ीशान मेरे भाई के रिश्ते के लिए नहीं मान रहा था। भला अब वो कैसे मान जाता। मैंने आखिरी बार ज़ीशान से फिर से अपने भाई की खातिर बात करने का सोचा, इसकी मिन्नत की। आज तक कुछ नहीं मांगा, सिर्फ ये बात वो मेरी मान ले। जिंदगी भर कुछ नहीं मांगूंगी। मेरी नंद इंतजार कर रही थी और दुआएं मांग रही थी, कब उसका भाई माने। मैं ज़ीशान की बात सुनकर दंग रह गई। मेरे भाई के लिए ज़ीशान मान गया था। मैंने जल्दी से सबको ये खुशखबरी सुनाई। आज 17 साल बाद क्या होना बाकी रह गया था। मैं कैसे रास्ते पर आ खड़ी हुई थी, जहाँ एक तरफ बहन की मोहब्बत, ख्वाहिश और दूसरी जानिब बेटी की खुशी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मेरी बेटी मेरी बहन के बेटे से शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन मेरी बहन की यही आखिरी ख्वाहिश थी। वो पिछले साल फोत हो गई थी। जाते जाते मुझे अपनी ख्वाहिश बता गई। मैंने सारी उम्र रिश्तों को जोड़ा था, लेकिन अब समझ नहीं आ रही थी कि ज़ीशान और अपनी बेटी को कैसे मनाऊं। मैंने अपने जेठ और जेठानी को सारी सूरत हाल से आगाह किया तो वो भी परेशान हो गए थे, लेकिन मेरी बेटी ने साफ इनकार कर दिया था। मेरे जेठ ने पता नहीं कैसे ज़ीशान को मनाया था। उसने निकाह की इजाज़त दे दी थी। मैं उसकी बहुत मशकूर हो गई थी। अब बेटी को मनाना कुछ आसान था। मेरी बेटी ने ये निकाह सिर्फ और सिर्फ मेरी बात का मान रखने के लिए किया था, जैसे मैंने अपने वालिदैन का रखा था। बेटियां यही तो करती हैं। हम बेटियों पे फ़र्ज है अपने वालिदैन और भाइयों की खुशी के लिए अपनी खुशियों को कुर्बान करती हैं। जिंदगी में उन्हें नाराज़ करके कौन सा हम खुश रह सकती हैं। तो बेहतर है उनकी खुशी में खुश रहें। रिश्तों को माफ़ करना सीखें, बर्दाश्त करना सीखें, फिर ही हम कामयाब हो सकती हैं।